नमस्कार दोस्तों, फिर से रीड एंड पास जीएस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सेट 7 पे बात करेंगे। और आज भी बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्नों को मैंने शामिल किया है जो हमेशा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहला जो प्रश्न है आपका कि किस उच्च न्यायालय का सबसे अधिक पीठें हैं। किस उच्च न्यायालय की बात कर रहा हूँ, किस उच्च न्यायालय का सबसे अधिक पीठें हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी, है ना। गुवाहाटी यानी ये आपको असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिज़ोरम को देखता है। यानी किसको किसको देखता है? असम, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम, ये 4 राज्यों को डील करता है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा पीठें हैं। इसका स्थापना जो हुआ था 1 मार्च 1948 को हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको पटना दिख रहा होगा बी, ये आपका 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पे इलाहाबाद दिख रहा होगा, यहाँ पे इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। इसका भी अलग से बेंच आपका लखनऊ में है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे अगर प्रश्न पूछा जाए उच्च न्यायालय का सबसे अधिक पीठें कहाँ है तो गुवाहाटी हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, कहता निम्न में कौन संघ सूची का विषय है। तो देखिए यहाँ पे संघ सूची का जो आपका निम्न में विषय है वो है आपका नागरिकता। नागरिकता जो है संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची का। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा शिक्षा एवं वन, और यहाँ पे विद्युत, है ना। तो यहाँ पे शिक्षा, वन एवं विद्युत जो है ये आपका समवर्ती सूची का है। किसका है? समवर्ती सूची का। ठीक है, तो याद रखिएगा समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, विद्युत। और अगर हम विवाह की बात करें, विवाह विच्छेद, तो ये भी आपका समवर्ती सूची के अंदर। या फिर दंड विधि की बात करें, दंड विधि, तो ये भी आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नागरिकता जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगर हम संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में फिर आपका नागरिकता के साथ साथ प्रतिरक्षा आ जाएगा, यानी प्रतिरक्षा भी आ जाएगा। इसके बाद अगर हम और बात करें तो विदेशी मामले जो हैं ये भी आपका संघ सूची में ही आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि संघ सूची के अंतर्गत जो है आपका नागरिकता आएगा। या फिर संचार के मामले भी, अगर हम संचार की बात करें, है ना, तो ये भी आपका संघ सूची में ही आएगा। या फिर हम युद्ध और शांति की बात करें, युद्ध और शांति, तो ये सभी जो आपके आएंगे संघ सूची में आएंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लोक व्यवस्था की, यहाँ पे आपका संघ सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गया। अगर हम राज्य सूची की बात करते हैं तो राज्य सूची में आपका लोक व्यवस्था आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, भूमि आ जाएगा, स्थानीय स्वशासन आ जाएगा, है ना, लोक स्वास्थ्य आ जाएगा, बाजार आ जाएगा। तो ये सब जो आपका आ जाएगा वो आपका राज्य सूची का विषय है। तो यहाँ पे हमको बस याद रखना है कि संघ सूची के अंतर्गत नागरिकता आएगा। ठीक है। इसके बाद आइए, कहता नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कौन करता है। तो बस याद रखिएगा राज्यसभा। नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कौन करता है तो आपका राज्यसभा। ये आपका अनुच्छेद 312 के अनुसार तो नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कौन करता है तो आपका राज्यसभा। अगला आ जाइए, कहता है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग का जो आपका बात आया है स्थापना का, वो हो जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी 1919 के तहत जो है लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। देखिए यहाँ पे आपका
इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है, तो ये जो आपको है भारत में आंशिक रूप से संसदीय शासन व्यवस्था को संचालित किया, संसदीय पहली बार सर्वप्रथम। और कैसा, तो आंशिक रूप से, आंशिक रूप से। यहाँ पर आप देखिए इंडियन एक्ट 1909 का बात करें, जो जिसको हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं ना, मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं 1909। इसी में आपका मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का बात कहा गया था, यानी पृथक निर्वाचक मंडल का बात कहा गया था 1909। इसी के तहत आपको पहले बताए थे फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया गया था। यहाँ पर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें तो ये आपका भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम। और आपको बता दें कि जब हमारा संविधान बना था तो इसी भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 75% अंश जो उठा करके हमारा संविधान में डाल दिया गया था। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है सिंधु का नखलिस्तान किसे कहा जाता है। तो सिंधु का जो नखलिस्तान कहा जाता है वो आपका मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नखलिस्तान कहिए या सिंधु का बाग कहिए या फिर आप इसको मृतकों का टीला कहिए, मृतकों का टीला, या इसको मुर्दों का भी टीला कह सकते हैं, मुर्दों का टीला, ये सब आपका मोहनजोदड़ो है। तो याद होना चाहिए यहाँ पर कि नखलिस्तान किसको कहा जाता, तो मोहनजोदड़ो को। इसके बाद आइए निम्न में से कौन कब्रिस्तान है। तो यहाँ पे छठा का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी एच जो है आपका कब्रिस्तान है। और यहाँ पर RH 37 जो दिया गया है वो ये आपका कब्र है। क्या है, ये कब्र है। और ये क्या है आपका एच, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान। तो ये आपको याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। अगर कब्र की बात करेगा तो RH 37 हो जाएगा, और अगर कब्रिस्तान का बात करेगा तो आपका एच हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर एच होगा। इसके बाद आ जाइए, कहता महाभारत में कितने पर्व या अध्याय हैं। तो याद रखिएगा महाभारत में 18 पर्व या अध्याय है। पर्व को ही हम लोग अध्याय कहते हैं, है ना। और सब अध्याय जो है किसी न किसी घटना से आपका जुड़ा हुआ है। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट है राजा मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, यानी राजा राम मोहन राय जो था उन्हें राजा की उपाधि कौन दिया था। तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा अकबर द्वितीय, यानी अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया था। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मंगल पांडे कौन से रेजिमेंट के सिपाही थे। मंगल पांडे जो थे वो कौन से रेजिमेंट के सिपाही थे। तो याद रखिएगा आपका सीधा सा उत्तर इसका हो जाएगा, है ना, 34वीं जो बटालियन था वो आपका बैरकपुर छावनी से जुड़ा हुआ था, बैरकपुर छावनी। और यहीं से जो है मंगल पांडे ने शुरुआत किया था युद्ध को 1857 के विद्रोह का। इसी में वो 5वीं कंपनी का सिपाही था। तो 34वीं हो जाएगा, सीधा सी याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका 19 देखिएगा ये भी आपका रेजिमेंट था, ये भी आपका बंगाल का ही रेजिमेंट था, याद रखिएगा। तो 19वीं जो था ये भी बंगाल का ही रेजिमेंट था, और 34वीं था ये भी आपका बंगाल का ही था, लेकिन ये बैरकपुर छावनी से था। ठीक है, तो उत्तर यही होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 11वीं और 20वीं की बात करें तो ये मेरठ विद्रोह से जुड़ा हुआ था, मेरठ विद्रोह, यानी मेरठ में जो आपका विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह जो है मेनली आपका यहीं से शुरू हुआ। तो यहाँ पे मंगल पांडे कौन से रेजिमेंट, तो आपका याद रखिएगा 34वीं बटालियन। इसके बाद आइए, कहता ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो पदार्थ है वो है आपका डार्क मैटर। क्या है, डार्क मैटर, याद रखिएगा। यानी ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जो आपका पाए जाने वाला जो पदार्थ है वो क्या है, डार्क मैटर है। आपको बता दें कि आपका 2 ग्रहों के बीच में जो आपका अंधेला या डार्क पदार्थ है
क्योंकि मान लिया कि ये दो तारा है तो तारे के बीच में जो गैप स्थान है जो बिल्कुल डार्क होता है इसी को हम लोग डार्क मैटर बोलते हैं। तो सबसे अधिक मात्रा इसी का है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चर्चा करेंगे। यहाँ पे कहता है नेक्स्ट प्रश्न कि होरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। होरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो समय का मापन का। किसका अध्ययन किया जाता है होरोलॉजी में? समय का मापन का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपका बी जो ऑप्शन है शरीर की भाषा, तो इसका जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो काइनेस्थेटिक्स में करते हैं, यानी काइनेस्थेटिक्स में हम लोग शरीर की भाषा का अध्ययन करते हैं। अगर पूछेगा आपको शरीर की अध्ययन किस में करते हैं तो काइनेस्थेटिक्स, इसमें हम लोग शरीर के भाषा का अध्ययन करते हैं। अगर आकाशीय पिंड की बात करेगा तो ये हो जाएगा खगोलकी। खगोलकी में हम लोग आकाशीय पिंड का बात करते हैं जिसको हम लोग एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी है ना, तो एस्ट्रोनॉमी भी पूछ सकता है। तो आकाशीय पिंड का हम लोग खगोलीय या एस्ट्रोनॉमी में करते हैं, शरीर की भाषा का काइनेस्थेटिक्स में करते हैं, और होरोलॉजी में हम लोग समय का मापन करते हैं। फिर देखिए आपका एक प्रश्न उसी तरह से है जुड़ा हुआ, सेलिनोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं। तो सेलिनोलॉजी जो है समझिएगा कि यहाँ पे सेलिनोलॉजी में हम लोग चंद्रमा का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? चंद्रमा का। जिस तरह से कॉस्मोलॉजी में हम लोग ब्रह्मांड का अध्ययन करते थे उसी तरह से सेलिनोलॉजी में हम लोग चंद्रमा का अध्ययन करते हैं। अगर मानवीय सुंदरता की बात करें तो मानवीय सुंदरता का अध्ययन हम लोग केकोलॉजी में करते हैं। केकोलॉजी में, यानी केकोलॉजी में हम लोग मानवीय सुंदरता का चर्चा करते हैं। यहाँ पे ऐतिहासिक अवशेष की बात करें तो इसको हम लोग पुरातात्विक विज्ञान बोलते हैं, यानी पुरातत्व विज्ञान। यानी पुरातत्व विज्ञान में हम लोग ऐतिहासिक अवशेष जो भी आपका जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से या कोई भी सभ्यता संस्कृति का जो अवशेष है उसका हम अध्ययन पुरातत्व विज्ञान में करते हैं। इसको हम लोग आर्कियोलॉजी भी बोल सकते हैं, आर्कियोलॉजी है ना। आर्कियोलॉजी में भी हम लोग ऐतिहासिक अवशेष का करते हैं। इसके बाद कहता है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो आपको इसका उत्तर होना चाहिए कैंडेला, यानी ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है। यहाँ पे देखिए ज्योति फ्लक्स की अगर बात करें कि ज्योति फ्लक्स जो है उसका ज्योति तीव्रता है ना, और यहाँ पर डेसिबल का बात करें तो ये आपका शोर का मात्रक है ना, यानी शोर का मात्रक क्या है? डेसिबल है। ज्योति तीव्रता का मतलब क्या है ना? ज्योति फ्लक्स है। और ज्योति तीव्रता यहाँ पे देखिए कैंडेला है ना, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे कि नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ गिरती है। तो याद रखिएगा कि नर्मदा और ताप्ती जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अगर यहाँ पे तो हम भारत का नक्शा ड्रा नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखिएगा यहीं पे जो है भ्रंश घाटी से होते हुए नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो आपका अरब सागर में गिरती है। तो याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में अधिकतर नदियाँ गिरती है, क्योंकि आपको बता दें कि भारत का जो खास करके दक्षिणी भारत का अगर ढाल की बात करें तो आपका पूरब की ओर है। तो पूरब की ओर होने के कारण मैक्सिमम नदी जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है, चाहे गंगा कहिए या फिर ब्रह्मपुत्र कहिए, कृष्णा कहिए, कावेरी कहिए, गोदावरी कहिए, है ना। तो ये सारी नदियां जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखिए यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती की बात किया जा रहा है तो ये अरब सागर में गिरती है। इसके बाद कहता है गंगा में दक्षिण से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है ना। सबसे बड़ी नदी, इसको सहायक नदी भी कह सकते हैं, सहायक नदी भी कह सकते हैं। तो आपको उत्तर हो जाएगा सोन, क्योंकि यमुना, कोसी और गंडक जो है उत्तर से आकर के गंगा में मिलती है। कहाँ से मिलती है? उत्तर से। सोन ही ऐसा है जो दक्षिण से जाकर के गंगा में मिलती है। तो याद रखिएगा कि गंगा में दक्षिण से मिलने वाली बड़ी नदियाँ कौन हैं?
तो सोन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। कहता भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, भीषण सूखा के कारण कौन सा परियोजना पूरी तरह से असफल रहा। तो आपको बता दें कि तीसरी पंचवर्षीय जो योजना था वह पूर्ण रूप से आपको फ्लॉप रहा। क्या रहा? पूर्ण रूप से आपको फ्लॉप रहा, क्योंकि ये तीसरी पंचवर्षीय जो योजना था वो आपका 1961 से 66 तक के बीच में हुआ था। और इसी बीच आपने देखा कि 1962 में जो है 1962 में भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ। 1965 की बात करें तो आपका भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। 1965 से 66 में आपका भीषण अकाल आया, इमरजेंसी आया। इन तीनों के कारण जो है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल असफल रहा। तो याद रखिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना। फिर कहता है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। यहाँ पर अगर आपको ये भी पूछेगा कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे है, तो आपको बता देते हैं कि ये गरीबी और आत्मनिर्भरता का बात करता है। आत्मनिर्भरता के लिए जाना जाता है। अगर यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना करें तो जितने भी बड़े बड़े आपके कल कारखाना हैं, बड़े बड़े कल कारखाना, जिसमें आपका रावल केला हो सकता है, रावल केला जो कि उड़ीसा में है, या फिर दुर्गापुर का है, पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर, और या फिर आप चितरंजन की बात करें, चितरंजन। तो ये बड़ी बड़ी आपका जो उद्योग है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसके बाद आइए, कहता भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश दे रहा, तो ये जनसंख्या की दृष्टि से है, जनसंख्या की दृष्टि से, और यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से है। तो उत्तर आपका यहाँ पे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। यहाँ पे गोवा जो है ये छोटा राज्य है, भारत का सबसे छोटी राज्य है ये गोवा। इसके बाद कहता है हीरोइन प्राप्त होती है। तो हीरोइन जो है अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है, छोटा छोटा दाना कह सकते हैं। तो हीरोइन एक आपका नशीला पदार्थ है जिसका प्राप्ति किससे होता है? अफीम पोस्ता से होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर सीधा सीधी उत्तर कि अफीम पोस्ता से आपका हीरोइन प्राप्त होता है। इबोला वायरस जो है एक वायरस है, जिस तरह से कोरोना वायरस है उसी तरह से इबोला वायरस है। ये आपका खास करके अफ्रीका महादेश में बड़े स्तर पर फैला था, जिससे हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग है ना की मृत्यु हुई थी। तो ये जो आपका इबोला है एक नदी है, उसी के नाम पर इस वायरस का नाम पड़ा। तो याद रखिएगा नदी है ना। इबोला क्या है? काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो इबोला का संबंध जो है आपका नदी से है। इसके बाद आइए, दल बदल का चर्चा कौन सी अनुसूची में है। तो दल बदल का चर्चा जो है आपका 10वीं अनुसूची में है, यानी अनुसूची की संख्या कितना है? 12 है वर्तमान में, है ना। हालांकि शुरू में तो 8 ही था, लेकिन अभी वर्तमान में 12 है। तो 12 अनुसूची में से जो 10वीं अनुसूची है वो ना उसमें दल बदल का बात कहा गया है। 8वीं अनुसूची जो है भाषा से जुड़ा हुआ है। क्या से जुड़ा हुआ है? भाषा, यानी 22 जो भाषा है उसका चर्चा 8वीं अनुसूची में किया गया। यहाँ पर 11वीं अनुसूची जो है आपका ग्राम पंचायत से किया गया, यानी ग्रामीण। और यहाँ पे 12वीं अनुसूची है आपका नगरीय की बात करता है, यानी नगर से बात करें, नगर निगम की बात करें तो 12वीं, गांव की बात करें तो 11वीं, और दल बदल करें तो आपको है ना। तो याद रखिएगा ऐसे भी 10 से 10 और 10 से दल बदल, तो याद रखिएगा 10वीं। यहाँ पर 11वीं चूँकि सबसे पहले गांव आता है तो 11वीं हो जाएगा, उसके बाद शहर आता है तो 12वीं हो जाएगा शहर। तो आप आसानी से ये सारे प्रश्न को समझे होंगे। अगर कहीं भी कोई प्रश्न में आपको दिक्कत हुआ होगा तो आप कृपया करके क्या करेंगे? कमेंट करके पूछेंगे। तो नेक्स्ट बार हम फिर 8वां सेट के साथ आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।